Hello everyone, this is a eighth video. Basically now we are starting a बिल्कुल different वाला topic, cash flow from investing activities. अब आज हम सीखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। मैंने आपको वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का मतलब है हम अपनी लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट्स को जो हम खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स, उनको खरीदना, उनको बेचना, ये सब हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आता है। लॉन्ग टर्म एसेट्स लाइक मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स को खरीदना बेचना हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो देखिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर कब कब हमारे पास इनफ्लो होता है, कब कब हमारे पास आउटफ्लो होता है, जब हम अपनी टैंजिबल या फिर इंटैंजिबल फिक्स एसेट्स को बेचते हैं। लाइक हमने मशीन को बेचा, फर्नीचर को बेचा, मशीन, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ठीक है, एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। तो जो भी हमारे टैंजिबल हैं, चाहे इंटैंजिबल फिक्स एसेट्स हैं, उनको हमने बेचा, बेचने पर हमें पैसा मिला। दिस इज़ अ कैश फ्लो, इनफ्लो। यहाँ पे पैसा आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से। जब हम इन्वेस्टमेंट्स बेचेंगे तब भी पैसा आएगा हमारे पास। इसमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ मत लेना, क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो होती हैं वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होती हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो होती हैं वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होती हैं। इसके अलावा जो बाकी की एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको जो आप बेच रहे हो उससे जो पैसा मिल रहा है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। लोन एंड एडवांसेस, आप अपनी नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स में लिखते हो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, है ना। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, इसका मतलब है आपने एसेट्स में लिखा है लोन एंड एडवांसेस, मतलब आपने लोन किसी को दिया है, लोन आपने किसी को दिया है, गिवन, यू हैव ऑलरेडी गिवन द लोन और एडवांस, किसी को दे रखा है पैसा, वो पैसा आपको वापस मिल रहा है, रीपेमेंट। जब आपने किसी को लोन एडवांस दे रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो आपकी करंट एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स में लिखा जाएगा। जब आपको वो पैसा वापस मिल रहा है, दिस इज अ कैश फ्लो, इनफ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब आप जब इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उससे तो इनकम मिलनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस यही है कि आपको इनकम मिले। तो इन्वेस्टमेंट से जब आपको इनकम मिलती है उसे आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इनफ्लो में लिखते हो, इन्वेस्टमेंट्स, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। तो आपकी जो करंट इन्वेस्टमेंट्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को छोड़कर जो बाकी के इन्वेस्टमेंट्स हैं उनसे जो आपको इनकम मिल रही है वो आप इसमें प्लस करते हो। आपको ऑलरेडी पता है, मैंने आपको बताया था। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब आपको इनकम मिलती थी आप उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालते समय माइनस कर देते थे ना। इंटरेस्ट इनकम को माइनस, स्टेप 2 में माइनस करते थे ना। क्यों करते थे माइनस? बिकॉज ये जो आपको इनकम मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, ये आपको आपकी इन्वेस्टमेंट्स पर मिल रहा है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में प्लस होना चाहिए। इसलिए हम ऑपरेटिंग में से माइनस कर देते थे। इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम। रेंट आपको क्यों मिल रहा था? क्योंकि आपने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट किया है, लेट आउट किया हुआ है। तो ये सब आपकी इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम्स हैं, इसलिए इसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में प्लस करेंगे। और जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालते हैं उस टाइम, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो निकालते हैं वहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो अब देखिए जो आपको रेंट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट से वो आप यहाँ पे प्लस कर देंगे। आपकी प्रॉपर्टी से जो रेंट मिल रहा है, आपको जो इनकम मिल रही है इन्वेस्टमेंट से वो प्लस कर देंगे। आपने शेयर्स खरीदे हैं किसी कंपनी के, उस पर डिविडेंड मिल रहा है वो प्लस कर देंगे। आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो प्लस कर देंगे। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में पैसा यूज़ कहाँ कहाँ होता है? जब आप कोई एसेट खरीदते हो, टैंजिबल या फिर इंटैंजिबल एसेट अगर आप खरीदते हो, गुडविल खरीद रहे हो, मशीन खरीद रहे हो, बिल्डिंग खरीद रहे हो, फर्नीचर खरीद रहे हो, जब आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स खरीद रहे हो, जब भी आप कोई टैंजिबल या फिर इंटैंजिबल फिक्स एसेट्स खरीद रहे हो, तब आपके हाथ से पैसा जा रहा है। तो इस सिचुएशन में कैश आउटफ्लो हो रहा है, कैश यूज हो रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। तो आप इसको यहाँ पे माइनस करके लिखेंगे, पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ टैंजिबल और इंटैंजिबल फिक्स एसेट। इन्वेस्टमेंट्स खरीद रहे हो तब भी पैसा आपके हाथ से जा रहा है। जब आप किसी को लोन या एडवांस दे रहे हो, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए लोन दे रहे हो, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे रहे हो, जब आप लोन दे रहे हो तो आपके हाथ से पैसा जा रहा है, जिसको आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में माइनस में लिखेंगे, बिकॉज यू आर यूजिंग योर मनी
वहीं अगर आप ये लोन आपको जब वापस मिलता है, ऊपर आपने देखिए लिखा था ना, जब आपने जो लोन दिया, लोन आपको जब वापस मिल रहा है तो आप उसको प्लस करते थे, है ना। और जब लोन दे रहे हो, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए दे रहे हो चाहे लॉन्ग टर्म के लिए दे रहे हो, वो माइनस होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आपको पता लग गया कब कब आपके पास पैसा आता है, कब कब आपके हाथ से पैसा जाता है। प्लस माइनस कीजिए, लास्ट में आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, लास्ट में अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाह रही हूँ। क्लास 11th में आपने डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा था। डेप्रिसिएशन के चैप्टर में आपने एसेट अकाउंट कैसे बनाते थे, कैसे मशीन को बेचते थे, मशीन को बेचते और ख़रीदते थे, और उसका प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते थे। तो वो आपकी नॉलेज, जो आपकी क्लास 11th की डेप्रिसिएशन वाली नॉलेज है, वो यहाँ पर यूज़ होगी, वो यहाँ पर यूज़ होगी। क्यों यूज़ होगी वो नॉलेज? बिकॉज हमारी एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, कितने का बेचा, कितने का ख़रीदा। तो हम यहाँ पर वो अकाउंट बनाने हमने यहाँ पर सीखने हैं। एसेट अकाउंट यहाँ पे बनेंगे, एसेट अकाउंट आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो उसमें भी दो तरीके के मेथड होते थे। एक मेथड होता था आपका डेप्रिसिएशन को मतलब मेंटेन करने का, किसमें आप प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज़ नॉट मेंटेन्ड। फर्स्ट मेथड था प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज़ नॉट मेंटेन्ड। दूसरा मेथड था प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज़ मेंटेन्ड। जब आप प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते थे तब आप डेप्रिसिएशन डायरेक्टली अपने एसेट अकाउंट में लिख देते थे बाय डेप्रिसिएशन, और जब आप प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते थे तब आप डेप्रिसिएशन को अलग अकाउंट में लिखते थे। कौन सा अकाउंट था वो? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अब हम थोड़ा सा क्लास 11th का रिवीजन करने वाले हैं कि जब हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे, जब हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तब हम एसेट अकाउंट कैसे बनाएंगे, कैसे निकालेंगे कि हमने कितने की बेची और कितने का प्रॉफिट और लॉस हुआ। यहाँ पर उतना डिटेल में डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक यूज़ नहीं होगा, बहुत सिंपल है, यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बस यहाँ पर बेसिकली आपने एसेट अकाउंट कैसे बनाना है वो देखना है। देखिए पहला मेथड है जब हम अपना क्या कहते हैं, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे, तो यहाँ पे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के लिए एक और अलग वर्ड यूज़ किया जाता है, क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के लिए नया वर्ड यूज़ किया जाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज, ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ही है। तो देखिए अभी अब पहला मेथड है जब हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर मेरे पास कितनी एसेट्स की वैल्यू थी, टू बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस सीडी एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास कितनी एसेट्स की वैल्यू थी, वो लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखा जाएगा क्रेडिट साइड, ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा डेबिट साइड, टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी। नाउ आफ्टर दिस आपको दिया, आपके पास कोई एसेट है जिसकी कॉस्ट मतलब आपने उसको कितने का खरीदा था, कॉस्ट समझ लीजिए 10,000 थी। आज की डेट तक आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो 4,000। जब से खरीदा है आज, तब से लेकर आज की डेट तक, सेल की डेट तक 4,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो। जिस दिन आप उसको सेल कर रहे हो उसकी बुक वैल्यू है 6,000, ठीक है, बुक वैल्यू है 6,000। तो ये टर्म्स आपको पता है क्या होती हैं? कॉस्ट होती है कितने की खरीदी थी एसेट, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर चुके हो वो माइनस करेंगे कॉस्ट में से, तो आ जाएगा बुक वैल्यू। डेप्रिसिएशन पिछले सालों में कितना चार्ज कर चुके हो टोटल, तो आज जिस दिन हम उसको बेच रहे हैं उस दिन उसकी वैल्यू कितनी है, 6,000, ठीक है जी। तो अब देखिए क्या करना है। 6,000 अगर हम उसको 6,000 से ज़्यादा वैल्यू का बेच रहे हैं, समझ लीजिए 7,000 का बेच रहे हैं, तो हमें 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है। और वहीं अगर हम उसको समझ लीजिए 3,000 का बेच रहे हैं तो 3,000 का हमारा लॉस हो रहा है। तो यहाँ देखिए अब हमने क्या करना है, एसेट अकाउंट में क्या क्या लिखना है, जितने का हम बेच रहे हैं बाय बैंक अकाउंट, जितने की एसेट बेच रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, कितने की बेच रहे हैं। अगर बेचने पर लॉस हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है वो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। अगर प्रॉफिट हो रहा है बेचने पर तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो आपने अभी तक क्या पढ़ लिया फिक्स एसेट अकाउंट के अंदर? फिक्स एसेट अकाउंट के अंदर आपने पढ़ लिया अभी तक ये बैलेंस बीडी कैसे लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एसेट
बैलेंस सी डी कैसे लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द एसेट, कितने की बेची बाय बैंक अकाउंट, और उसको बुक वैल्यू से कंपेयर किया, लॉस हो रहा है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो डेबिट साइड लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, डेप्रिसिएशन, जो बाकी के मशीन या बाकी की जो एसेट्स बची हैं उस पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो हम इधर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और उसके बाद अब हम ये बैलेंसिंग फिगर, समटाइम्स हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, इसके टोटल क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कितनी एसेट को खरीदा, तो टू बैंक अकाउंट, कितनी एसेट को खरीदा टू बैंक अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने बनाना है कुछ एसेट अकाउंट। व्हाट इज गिवन, वी कैन सी ग्लोबल लिमिटेड की मशीनरी है जिसकी रिटर्न ऑन वैल्यू मतलब बुक वैल्यू बैलेंस, 1 अप्रैल को कितना बैलेंस है इसका 8,60,000, 31 मार्च 2021 को कितना बैलेंस है 9,50,000। ये हो गया बैलेंस ब्रॉट डाउन और ये हो गया बैलेंस कैरी डाउन। एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर कितना बैलेंस है 8,60,000, एट द एंड ऑफ द ईयर कितना बैलेंस है 9,50,000। तो देखिए मशीनरी अकाउंट बनाया, इसमें लिखा टू बैलेंस बी डी और यहाँ लिखा बाय बैलेंस सी डी। बैलेंस बी डी ओपनिंग बैलेंस है 8,60,000 लिख दिया डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस है 9,50,000 वो लिख दिया क्रेडिट साइड। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया ड्यूरिंग द ईयर, कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया 40,000, वो यहाँ लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन 40,000। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में ही, एन आइटम ऑफ मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 25,000, एक मशीन हमने बेची थी 25,000 की, बेची थी 25,000 की, सोल्ड फॉर 25,000 हमें मिले थे, विच हैड अ रिटर्न ऑन वैल्यू मतलब उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू मतलब बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन लग के उसका जो वैल्यू थी 20,000 थी, हमने बेची 25,000 की, हमें 5,000 का प्रॉफिट। तो हमने कितने की बेची वो बाय बैंक करके लिखते हैं 25,000, प्रॉफिट हो रहा होता है तो उसको डेबिट साइड लिखते हैं, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड लिखेंगे। चलिए अब हमने सारी आइटम्स लिख दी, अब हम इस मशीनरी अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल है 10,15,000, उसमें से ये दोनों माइनस करें, बच गया 1,50,000। तो 1,50,000 का हमने क्या किया, मशीनरी को परचेज किया, 1,50,000 का हमने क्या किया, मशीनरी को परचेज किया। अब देखिए हमने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ निकालना है। जब हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो हमारे हाथ से कैश जा रहा है, वो नेगेटिव लिख दिया, नेगेटिव अमाउंट में ब्रैकेट के अंदर। जब हम मशीन बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है, उसको पॉजिटिव लिख दिया, प्लस माइनस किया, हमारे पास आंसर आ गया 1,50,000 नेगेटिव। सो दिस इज इन दिस वीडियो वी विल लर्न दिस। अभी नेक्स्ट वीडियो में जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है।